नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में सबसे पहला पॉइंट जो है टॉपिक है हम लोगों का यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहला कंपनी जो आया था पुर्तगाली आया था। तो चलिए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। प्रथम पुर्तगीज़ एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत अफ्रीका के उत्तम आशा आंतरिक केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, परंतु अरबों ने उसका विरोध किया। वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत आया। अल्मीडा ने नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अल्मीडा ने कोचीन अजनीवा किवा एवं बेसिन में किले का निर्माण करवाया। अल्मीडा ने भारत के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्र पर नियंत्रण की नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। प्रथम प्रयास में चोल के युद्ध में अल्मीडा 1508 ईस्वी में पराजित हुआ। वह उसका पुत्र अल्मेदा मारा गया, किंतु अगले ही वर्ष अल्मीडा ने तीनों को पराजित कर होर्मुज पर अधिकार कर लिया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत आया। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता। अल्बुकर्क ने भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति यानी साम्राज्यवादी नीति को आरंभ किया। अल्बुकर्क का विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध था। इसने पुर्तगाली क्षेत्रों में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। इसने मलक्का, होर्मुज के अलावा दमन, राजौरी, दाभोल आदि पर विजय प्राप्त की। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। पुर्तगाली की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। 1518 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखाना की स्थापना की। पुर्तगाली ने कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना 1510 में की थी तथा उसे अपना मुख्यालय बनाया। 1530 में नीनो डी कुना ने कोचीन के बदले गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। जोआ द कास्त्रो के समय 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनी की स्थापना एवं भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी, पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप में स्थापना वर्ष 1498, भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, भारत में फैक्ट्री सूरत 1613 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, भारत में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और त्रैकोबार 1620 में भारत में स्थापित हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, सूरत 1667 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, इसने चीन में अपना केंद्र बनाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भारत आए थे। 1580 ईस्वी में अकबर की इजाज़त से पुर्तगाली ने हुगली में बस्ती का निर्माण किया। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन द्वीप, बम्बई, सूरत, बेसिन, चोल, सेंट थॉमी, चिटगांव, हुगली आदि थे। पुर्तगाली की सफलता का सबसे प्रमुख कारण एशियाई देशों की तुलना में उनकी नौसेना का श्रेष्ठ होना था। 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में कासिम खान ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया और बाद में औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को साफ करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, 1662 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेरगंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। दहेज के रूप में बम्बई को इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया, जिसे 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1739 में मराठा सरदार आंग्रे ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन छीन लिया। इस तरह क्रमशः एस्तादो द इंडिया का पतन हो गया और ये लोग गोवा, दमन द्वीप तक सीमित रह गए, जिस पर 1961 में भारत सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था भी आरंभ की। इसके अंतर्गत
व्यापारियों के काफिले के साथ साथ उसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा चला करता था। पुर्तगाली ने कार्टेज आर्मेरा व्यवस्था भी चलाया, जिसके तहत इनके अधिकार क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए गोवा की सरकार से उस क्षेत्र में अपना जहाज़ लाने के लिए आज्ञा पत्र खरीदना पड़ता था, अन्यथा इनका जहाज़ जब्त कर लिया जाता था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, गुजरात और कालीकट प्रिंटिंग प्रेस एवं गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। और फिर देखते हैं 1610 में डच आया भारत में। तो 1610 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कॉर्नवालिस दी हस्तमान केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा में बेंटम पहुंचने वाला प्रथम नागरिक था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना प्राप्त किया। 1619 ईस्वी में जाकर्ता को जीतक उसके खंडरों पर बेटविया नामक नगर बसाया। 1641 ईस्वी में मलक्का तथा 1658 में सिलोन पर नियंत्रण किया। 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा सहयोग से पुलिकट में व्यापारिक स्थल बनाया गया। बाद में मसूलीपट्टनम की जगह यही डचों का मुख्य केंद्र बन गया। इसे दुर्गीकृत कराया गया। इस क्षेत्र में कोठी बनाने का मुख्य उद्देश्य सूती माल खरीदना था। डच पुलिकट में ही अपने स्वर्ण पैगोडा को ढालते थे। डच पुलिकट को गोल्डिया भी कहते थे। डचों ने बंगाल में पहली कोठी पिपली में स्थापित की। जमींदार शोभा सिंह रहीम खान ने विद्रोह के समय अन्य यूरोपीय कंपनियों के समान डचों ने चिंसुरा फैक्ट्री के किलेबंदी कर दी। इसे डच फोर्ट या गुस्तावुस फोर्ट कहा गया है। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा 3.5% चुंगी के साथ व्यापार करने की इजाज़त दे दी। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने इसे घटाकर 2.5 कर दिया। डचों ने कार्टल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यापार व्यवस्था की शुरुआत 1722 में की। डचों के व्यापार की वस्तुओं जैसे मसूलीपट्टनम में एवं सूरत से नील, कोरोमंडल एवं भरोच से कपड़े, बंगाल से सूती कपड़ा, रेशम, सोडा और अफीम। भारत में भारतीय वस्तु को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों द्वारा भारत में मसाला, नील, सोडा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नवालिस द हस्तमान था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1559 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा के युद्ध से हुआ। डचों के पतन का मुख्य कारण अत्यधिक केंद्रीकरण का नीति था। डचों की कोठियाँ मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि था। आइए देखते हैं अंग्रेज के बारे में अब पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को 15 वर्ष का एकाधिकार पत्र वाला व्यवहारिक परिपत्र दिया, जिसके तहत पूर्व में वे ही व्यापार कर सकते थे। बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को बढ़ाकर अनिश्चित काल तक कर दिया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रारंभ में जावा, सुमात्रा, मलक्का आदि क्षेत्रों में समुद्री यात्राएं की गई। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया, जिसका जहांगीर ने आगरा में स्वागत किया। उसे खान की उपाधि तथा 400 का मनसब दिया। उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत की। हॉकिंस ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों के विरोध को देखते हुए 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो सकी। इसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। कैप्टन बेस्ट एवं मिडल्टन ने 1612 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 लोग साझेदार थे। इसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो व्यापारिक संधि के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया। उसने गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठी खोलने के लिए फरमान प्राप्त किया, जिसे गोल्डन फरमान भी बोलते हैं ना। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में एवं पूर्वी भारत में उड़ीसा में बालासोर में स्थापित किया। 1619 ईस्वी तक आगरा, अहमदाबाद, भरूच में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। सूरत इनका व्यापारिक केंद्र था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने कंपनी को सोहनाला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले टॉपिक में। 1639 में फ्रांसीसी डे मद्रास की स्थापना की ओर
फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करा। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कर बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। बाद में उसे 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। बम्बई का संस्थापक गोल्ड ऑन्गियार है। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। अंग्रेज बंगाल से मुख्यतः रेशम, सूती वस्त्र, सोडा व चीनी का व्यापार करते थे। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने 2% चुंगी एवं 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने का इजाज़त दे दिया। बम्बई का गवर्नर गोलार्ड आंगियर ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पत्र लिखा था, अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें, यानी एक हाथ में प्रार्थना पत्र व दूसरे में तलवार होना चाहिए। 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव सुतांती, कलकतिया, कुलीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी इब्राहिम खां से प्राप्त कर फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो कालांतर में कलकत्ता कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नोक ने रखी। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स अय्यर था। 1717 ईस्वी में कंपनी एवं फारुखसियर के मध्य संधि हुई, जिसे कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में फ्रांसीसी की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन पौंडीचेरी की स्थापना की। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, है ना। तब देखते हैं कर्नाटक के युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध 1746 सर्वप्रमुख है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज ने नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाबों को पराजित किया। यूरोप में एला सापल की संधि 1748 में से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। फलतः कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से 54 ईस्वी हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकारी के कारण हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस अनिश्चित अव्यवस्था में राजनीतिक लाभ उठाने की सोची। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 का ही एक अंश था। 1760 में अंग्रेजी सेना के सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी को बुरी तरह शिकस्त कर दिया। 1763 ईस्वी की पेरिस संधि द्वारा दोनों के मध्य युद्ध समाप्त हुआ। 1692 ईस्वी में औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए रियासत संबंधी फरमान जारी किए। इसके बाद बंगाल में चंद्रनगर मुख्य बस्ती बन गई। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, है ना। और पौंडीचेरी, कराईकल, यमन और माहे ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। फ्रांसीसी पौंडीचेरी, यमन, कराइल और माहे के क्षेत्रों पर 1954 तक शासन किया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई और उन्होंने 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। इस कंपनी ने विशेष तौर पर धर्म प्रचार का कार्य किया। सीरमपुर इसका मुख्य केंद्र था। फिजियोक्रेटस यानी कि फ्रांसीसी भारत में मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और कंपनियों की स्थापना का क्रम पुर्तगीज, अंग्रेज, डच,
डेनिस फ्रांसीसी। आइए, कुछ पॉइंट छूट चुका है, इसे देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है एक क्वेश्चन। यूरोपीय कंपनी द्वारा लड़े गए कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी मैंने पढ़ाया था 1746 से 48 सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, जो किसकी संधि हुई थी, एलासापल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, इसमें अंबूर का युद्ध था। संधि किसकी हुई थी, पौंडीचेरी की। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 वांडीवास का युद्ध हुआ था। संधि किसकी हुई थी, पेरिस की। तो मॉडर्न का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।